Hello guys, welcome to MR Defense Weekly Current Affairs Revision. In this video, we will see current affairs from 16th of November to 23rd of November. If you are a new viewer, subscribe the channel and press the bell icon so that you will not miss any update of the video. Let's start. In our last video, we have asked the question about this fighter plane. इसमें पूछा गया था लास्ट वीडियो में आपने करंट अफेयर्स में कि ये कौन सा फाइटर प्लेन है, तो दिस वन इज राफेल. नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एफकेट. ठीक है, एफकेट एएफएसबी के लिए जा रहे हो, एएफएसबी, ठीक है, एएफएसबी के लिए जा रहे हो और एसएसबी के लिए जा रहे हो, तो मिलिट्री के जो इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में जानना बेहद ही जरूरी है. राफेल, इसका ओरिजिन कंट्री कौन सी है? फ्रांस है. इंडिया ने रिसेंटली परचेज किया है, कितने 36 राफेल्स को लाया है फ्रांस से. एंड जो कंपनी इसको बनाती है उसका नाम है दैसॉल्ट. ये एक फ्रांस की ही कंपनी है. इसके कुछ और अदर नेम्स भी हैं, जैसे कि राफेल का मतलब होता है गस्ट ऑफ विंड, या फिर इसको क्या बोला जाता है, बस्ट ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है. नाउ टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिकेशन ऑफ द दिस फाइटर जेट. नाउ दिस फाइटर जेट इज अ ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट. मल्टी रोल फाइटर्स क्या होते हैं? देखो, ओमनी रोल होते हैं और मल्टी रोल होते हैं. मल्टी रोल होते हैं वो फाइटर जेट जो एक ही मिशन के दौरान क्या करते हैं, दो रोल परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, एयर टू एयर भी परफॉर्म टारगेट को हिट कर सकते हैं और एयर टू ग्राउंड को भी टारगेट को हिट कर सकते हैं. ठीक है, तो मल्टी रोल वो होते हैं. इसके अलावा इसमें कनाड डेल्टा विंग ना, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए. ठीक है, राफेल के बारे में, जो राफेल दैसॉल्ट कंपनी बनाती है, फ्रांस से लाई गई है. 36 राफेल्स इंडिया ने लिए थे. एंड ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर है, जिसमें कि क्या है, अच्छा एक और है, इसका जनरेशन है इसका 4.5 जनरेशन का ये फाइटर जेट है. चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर्स की वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगिन. सो पहली करंट अफेयर्स है, G7 नेशंस रिसेंटली लॉन्च्ड क्लाइमेट शील्ड फंड. सो इस फंड में बेसिकली क्या हो रहा है कि इस फंड का बेसिकली एम क्या है, टू रैपिडली प्रोवाइड प्री अरेंज्ड इंश्योरेंस एंड डिजास्टर प्रोटेक्शन फंडिंग. देखो, जब भी क्या होगा, फ्लड्स होंगी, ड्राउट्स होंगी या हरिकेन्स किसी भी देश को हिट करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, इंश्योरेंस पहले से एक इंश्योरेंस रहेगा और एक डिजास्टर प्रोटेक्शन फंड के रूप में ये एक्ट करेगा. नाउ हियर क्वेश्चन इज व्हाट इज G7. तो G7 क्या होता है, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज होती हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं या इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज हैं, जिनको हम लोग इन लेमन्स लैंग्वेज वी कैन से दैट डेवलप्ड इकोनॉमीज जो हैं वर्ल्ड की, वो सब कंट्रीज इसमें शामिल होती हैं. ये स्टार्ट हुआ था एज अ G6. 2014 तक इसको G8 बोला जाता था, क्योंकि इसमें क्या था, रशिया भी था. एंड रशिया वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम G8 एंड नाउ इट बिकेम G7. ठीक है, क्योंकि रशिया ने क्या किया था, यूक्रेन पे इन्वेजन किया था. यूक्रेनियन इन्वेजन 2014 में जो किया था, उसकी वजह से G8 से G7 हो गया. अभी नाउ एट प्रेजेंट G7 में जो मेंबर कंट्रीज हैं, दैट आर योर फ्रांस. याद रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है, कौन कौन सी कंट्रीज है. फ्रांस है, यूएसए है, यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, जर्मनी है, इटली है एंड जापान इज द ओनली एशियन कंट्री टू बी पार्ट ऑफ द G7 नेशंस. ठीक है, इसके बाद आप देखोगे यूरोपियन यूनियन भी इसका पार्ट रहता है. ठीक है, अभी G7 2022 कहाँ पे हुआ था? इस बार जो G7 2022 हुआ था, ये हुआ था जर्मनी में. ठीक है, जर्मनी में हुआ था. नेक्स्ट जो होने वाला है G7 होगा 2023 में, वो कब होगा, नेक्स्ट कब होने वाला है, जो 2023 में जो होगा, दैट इज़ इन योर हिरोशिमा जापान में. ठीक है, हिरोशिमा जापान में नेक्स्ट G7 समिट होने वाला है. तो हियर यू कैन रीड ग्लोबल शील्ड विल बी इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा किस कंट्रीज को, पाकिस्तान, घाना, फिजी, सेनेगल. ठीक है, यहाँ पे कुछ इवेंट्स अगर हुए उनकी वजह से. नाउ अभी हम कुछ और देखो, पाकिस्तान का कैपिटल पता है? कमेंट बॉक्स में बताना पाकिस्तान का कैपिटल क्या है. पता ही होगा ज़्यादातर का. ठीक है, पाकिस्तान का तो पता ही होगा मोस्टली लोगों को. अभी जान लेते हैं घाना का कैपिटल है अकरा. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एफकेट एग्जामिनेशन, क्योंकि देखो एफकेट एग्जाम में आपके जो कैपिटल्स रहती हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फिजी की कैपिटल क्या है? फिजी एक ओशिनिया कंट्री है. ठीक है, ओशिनिया कंट्री है और इसकी कैपिटल है सुबा. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट सेनेगल की कैपिटल क्या है? सेनेगल की कैपिटल है डाकर, DAKER, डाकर. ठीक है, याद रखना ये. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट है कि इंडिया और स्वीडन ने होस्ट की है लीड IT समिट. ठीक है, अभी देखो लास्ट मैंने बताया था G27 जो आपका COP27 हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? इजिप्ट में हुआ था. और हमारे मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस गए थे, एंड आपके मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट गए थे. ठीक है, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट भूपेंद्र यादव. ठीक है, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट गए थे.
ठीक है, एनवायरमेंट, ठीक है। ये कौन है, भूपेंद्र यादव, वो गए थे इस समिट को अटेंड करने। तो इसमें क्या हुआ था, इंडिया और स्वीडन ने मिलकर लीड IT समिट को लॉन्च किया। इसका समिट का मतलब क्या था, फुल फॉर्म क्या है, लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, ठीक है। लीड समिट का जो लीड इनिशिएटिव है, लीड IT इनिशिएटिव है, ये फोकस करता है लो कार्बन ट्रांजिशन ऑफ हार्ड टू अबेट इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, लो कार्बन एमिशन पे ये फोकस करता है ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर को थोड़ा सा क्लीन बनाया जा सके, ठीक है। इतना याद रखना है। इसके अलावा स्वीडन से याद रखना है आपको, स्वीडन से क्या याद रखना है, स्वीडन की कैपिटल क्या है, स्टॉकहोम। स्टॉकहोम से आपको और क्या याद रखना है, स्टॉकहोम से 2001 में हुआ था स्टॉकहोम कन्वेंशन, जो आपका किसके लिए है, ये आपका है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक आपके जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उनसे जो ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम्स है, उसके लिए ये स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था। इसके अलावा और भी एनवायरनमेंट कन्वेंशन है, उनको याद रखना है, जैसे कि आपका हुआ था रामसर कन्वेंशन। देखो रामसर एक जगह कहाँ पे, वेटलैंड प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। रामसर कन्वेंशन क्या है आपका, वेटलैंड प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट ये कब हुआ था, 1971 में हुआ था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए रामसर कन्वेंशन है वो रिलेटेड किससे है। नेक्स्ट आपको याद रखना है वियना कन्वेंशन हुआ था ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए, 1985 में वियना कन्वेंशन। नेक्स्ट आपका है क्योटो कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल बोलते हैं बेसिकली इसको। क्योटो जो हुआ था, क्योटो एक शहर कहाँ पे, जापान में आपका, ठीक है। वहाँ पे कन्वेंशन हुआ था, वो किसके लिए हुआ था, ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन को रोकने के लिए, ठीक है। क्योटो कन्वेंशन या क्योटो प्रोटोकॉल आपको याद रखना है टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ठीक है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है या नहीं है, ये आप कमेंट में यस और नो में आंसर दे सकते हो, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1997 में हुआ था, टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। इसके बाद नेक्स्ट हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। ये किसके लिए हुआ था, ये आपका सेम हुआ था किसको, डिप्लेटिंग ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके अलावा आपको याद रखना है UNCCD, इसको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है कि आपका क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया वो डेजर्ट में बनता चला जा रहा है, ठीक है। डेजर्टिफिकेशन होता जा रहा है, बैरन लैंड्स बनता चला जा रहा है। डेजर्ट एरिया क्या आपके इट्स ऑफ नो यूज़, नो प्रोडक्टिविटी, आप क्रॉप नहीं कर सकते वहाँ पे, तो उसको क्या करना है, डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए एक कन्वेंशन है। इसके अलावा बेसल कन्वेंशन आपको याद रखना है। बेसल कन्वेंशन किस लिए, तो बेसल कन्वेंशन बेसिकली क्या होता है, जो हजार्डस वेस्ट होते हैं, जो हानिकारक वेस्ट होते हैं, उनके डिस्पोजल से है बेसिकली, ठीक है, उनको कंट्रोल करना, ठीक है। बेसल कन्वेंशन क्या है, हजार्डस वेस्ट और उनके डिस्पोजल के लिए, और ये कन्वेंशन कब आया था, 1989 में आया था, ठीक है। ये याद रखना है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट है पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अभी इसको रीनेम कर दिया गया है क्या, कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड ना। ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या था, ये इंडिया में ग्रिड सिस्टम लाती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, लोगों के घरों तक लाइट पहुंचती, बिजली पहुंचती है। सो इंडिया नेशनल ग्रिड ऑपरेटर, जो जिसका नाम है पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो इसने अपना नाम क्या कर दिया, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया नाम कर दिया है, ठीक है। ये ऑपरेट क्या करेगी, ये ऑपरेट करेगी नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर और 5 रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर, ठीक है। चलो इसमें आपको और अच्छा, इन्हीं से आपको और क्या याद रखना है, जितनी भी आपकी महारत्न कंपनियाँ हैं, यहीं पे आप समझ लो, क्योंकि अभी CDS में शायद आया था इस बार कि हर बार इससे क्वेश्चन आता है कि महारत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं। तो आपकी 11 महारत्न कंपनियां जिसमें कौन कौन सी हैं, पहली है भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, दूसरी है BPCL पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सेकंड आपकी कोल इंडिया लिमिटेड, थर्ड है आपकी कौन सी, कोल इंडिया लिमिटेड, ये एक महारत्न कंपनी है। इसके अलावा गेल इंडिया लिमिटेड, नेक्स्ट है आपकी HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेक्स्ट है आपकी IOCL, ये एक महारत्न कंपनी है, ठीक है, IOCL। इसके बाद NTPC जो आपका क्या करती है, थर्मल पावर के लिए है, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है आपकी ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। इसके बाद आती है आपकी पावर की 2 कंपनियां। देखो यहाँ बताने का मकसद ये है कि पावर की 2 कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं जो आपकी महारत्न कंपनी है, वो है आपकी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है आपकी कौन सी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ये याद रखना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अब सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ से महारत्न कंपनियाँ बताने लगा, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन भी एक महारत्न कंपनी है,
तो इसको भी याद रखना है, ठीक है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये आपकी कंपनी है। और लास्ट आपकी कौन सी बची है, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये सब आपकी क्या है, महारत्न कंपनीज़ हैं। देखो जो पब्लिक PSUs होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, उनमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट का शेयर होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये सब सरकारी कंपनियाँ होती हैं। तो सरकारी कंपनियों में क्या है कि जिनकी वैल्यूएशन ज़्यादा होती है, ठीक है, जिनका टर्नओवर ज़्यादा होता है, वो महारत्न कंपनी, ओवर द ईयर्स जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, उनको महारत्न कंपनियों का दर्जा दे दिया जाता है, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट है आबू धाबी में फर्स्ट ग्लोबल मीडिया कांग्रेस हुआ था 17 से आपका 15 से 17 नवंबर तक, ठीक है। अबू धाबी में हुआ था। अबू धाबी कैपिटल किसकी है, UAE की, ठीक है। UAE पार्ट किसका है, मिडिल ईस्ट का पार्ट है, ठीक है। मिडिल ईस्ट का पार्ट है, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेस्टर्न एशिया का पार्ट है। और वेस्टर्न एशिया कंट्रीज़ में और कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, तो आपकी आती है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है, सऊदी की कैपिटल याद रखना क्या है, रियाद। और इस बार हायर चांसेस हैं अफकेट में पूछे जाने की कतर की कैपिटल क्या है। कतर की कैपिटल आपको याद रखना है दोहा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस बार फीफा हो रहा है, ठीक है। कतर में फीफा हो रहा है, फीफा फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप होता है वो हो रहा है। नेक्स्ट आपका इजिप्ट की कैपिटल क्या है, इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। नेक्स्ट आपका यमन की कैपिटल है आपका समा। नेक्स्ट ओमान, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका ओमान का कैपिटल पहले भी पूछा जा चुका है। ओमान की कैपिटल मस्कट, ठीक है, मस्कट। नेक्स्ट आपका कौन सा है, नेक्स्ट है आपका सीरिया की कैपिटल है दमस्कस, ठीक है। नेक्स्ट आपकी सीरिया की कैपिटल क्या है, दमस्कस। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपका है वो है ग्रीस की कैपिटल है एथेंस, जहाँ पे आपका पहली बार ओलंपिक गेम्स हुआ था, मॉडर्न ओलंपिक गेम जो 1896 में हुआ था पहली बार, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एफकेट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। 1896 में जो पहला मॉडर्न ओलंपिक गेम हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, एथेंस शहर में हुआ था। नेक्स्ट आपको याद रखना है इराक की कैपिटल है बगदाद। ईरान की क्या है, तेहरान, ठीक है। बगदाद, ठीक है, ये याद रखना है आपको। देखो कांग्रेस ये कहाँ पे अब इसका पर्पज़ क्या था, फर्स्ट जो ग्लोबल मीडिया कांग्रेस हुई है अबू धाबी में, इसका पर्पज़ ये था कि देखो ये जो ग्लोबल मीडिया कांग्रेस है विल फैसिलिटेट क्रिटिकल नॉलेज एक्सचेंज और प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस पार्टनरशिप फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। देखो दुनिया भर के जितने भी पत्रकार हैं उनको क्या करेगी, जो क्रिटिकल नॉलेज का एक्सचेंज होता है ना, नॉलेज का, इन्फॉर्मेशन का, वो ईजिली कर सकती है, प्लस जो नई अपॉर्चुनिटीज़ को खोजेगी बिजनेस पार्टनरशिप्स के थ्रू, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट आपको देखो अब मीडिया आया है तो मीडिया से आपको एक बात और याद रखनी है, एक रिपोर्ट आती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। देखो ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। इंडिया की रैंक इसमें कितनी है, 150 है आउट ऑफ 180 कंट्री। सबसे लास्ट में किसकी है, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। नॉर्थ कोरिया में वैसे भी आप सोच ही सकते हो कि क्या ही जो रिपोर्टिंग होती होगी, नॉर्थ कोरिया जब पूरा स्टेट वहाँ पे कंट्रोल हो रखा है, किम जोंग उनके, ठीक है, जो वहाँ के लीडर है, ठीक है, सन की लीडर जिसको बोला जाता है, पागल सा, रोज़ कोई ना कोई न्यूक्लियर टेस्ट कर देता है। उसके बाद जो अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका कहता है शांत हो जाओ। ट्रंप थे तो ट्रंप ने लगभग शांत करवा लिया था, अभी ये बाइडन आए हैं, ठीक है। अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है बाइडन के, रिसेंटली बाइडन 80 ईयर्स के हो गए, तो ही बिकेम द ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द USA एज वेल, ठीक है, ठीक। अच्छा ये जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स होता है इसको पब्लिश कौन करता है, इसको पब्लिश करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको पब्लिश करती है। और इसमें प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो टॉप पे आता है, सभी को पता है कौन आता है, नॉर्वे डेनमार्क, ठीक है। नॉर्वे क्या है, टॉप पे है, वहाँ पे ज़्यादा फ्रीडम दे रखी है प्रेस को। अपने यहाँ पे 150 इस बार पे आया है, जो कि क्या है 8.8 स्पॉट्स की हम लोग आगे बढ़े हैं। पहले कितना था, 142 पे थे, ठीक है। 2021 में जो रैंकिंग थी इंडिया की वो थी 142, अभी कितनी है 150। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक है 150, जो कि उसकी जो लास्ट 2021 की रैंक थी उससे 8.8 स्पॉट्स ज़्यादा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक डिसीजन लिया है कि नेशनल जो एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी है उसको क्या कर दिया जाए, उसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, CCI में बेसिकली उसको क्या किया जाए, मर्ज करने की बात की है। अब जो एंटी प्रॉफिटियरिंग एजेंसी है ये बेसिकली इसका काम क्या होता था, इज द एंटी प्रॉफिटियरिंग वॉचडॉग ऑफ GST। मतलब ये था कि GST से किसी को ज़्यादा लाभ या वो नुकसान नहीं हो, इसमें कोई एंटी प्रॉफिट ना ज़्यादा हो किसी को, ये वॉचडॉग था। वॉचडॉग का मतलब होता है कि रखवाली कर रहा है, ठीक है। GST के जो फंड होते थे उनकी रखवाली कर रहा था, कोई भी क्या करे GST फंड्स या GST को गलत तरीके से यूज ना करे। अभी उसको क्या कर दिया गया है, सबस्यूम्ड करके कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया। तो GST के बारे में देखो बहुत सारी बात है। सबसे पहली बात ये आता है क्वेश्चन,
बहुत बार आया कि किस अमेंडमेंट से, अंडर विच अमेंडमेंट जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड, तो जीएसटी आया था आपका 101 फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। और ये फोर्स में कब से है, फोर्स में कब से आपका 2017 से, ठीक है, आपका 2017 से जीएसटी फोर्स में है, ठीक है, इफेक्ट में है। और जीएसटी बेसिकली आपका क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स, या इसको कंजम्पशन टैक्स भी बोला जाता है, ठीक है, जो आपके क्या होता है। अच्छा, जीएसटी के बारे में जानना है तो जीएसटी की काउंसिल भी होती है, ठीक है, जीएसटी काउंसिल भी होती है। जीएसटी काउंसिल का जो हेड होता है वो कौन होता है, फाइनेंस यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। इस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है इंडिया का, फाइनेंस मिनिस्टर, कमेंट में बताना जल्दी से, ठीक है। वही क्या है, जीएसटी काउंसिल, जो हर महीने में इनकी एक मीटिंग होती है, ठीक है। सभी स्टेट्स के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, यूनियन टेरिटरीज के जो फाइनेंस सेक्रेटरीज होते हैं, वो सब एक मीटिंग करते हैं, ठीक है, जीएसटी काउंसिल मीटिंग, ठीक है। और जीएसटी को डिवाइड किस में किया गया है, 4 तरीके के टैक्स आपके टैक्सेशन स्लैब्स बनाई, जैसे कि आपका 3 बेसिकली बनाई गई हैं, सीजीएसटी से आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और आपका एसजीएसटी। एसजीएसटी क्या है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है, ये आपका क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है जब भी क्या होता है, इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग होती है, ठीक है। मान के चलो कोई बेंगलोर का अगर डीलर है और वो सामान बेच रहा है दिल्ली में, तो ये क्या हो रहा है, इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग हो रही है। तो इसमें 2 टैक्सेस देने होंगे ट्रेडर्स को, एक आपका देना होगा कौन सा, सेंट्रल वाला, दूसरा क्या देना होगा, स्टेट वाला। अब स्टेट में ही हो रहा है, स्टेट के अंदर ही अगर कोई ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं तो उसमें कौन सा देना होगा, एसजीएसटी देना। इंटीग्रेटेड में क्या होता है, दोनों को, ठीक है। चलो, नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग जो अथॉरिटी थी, ये इस्टेब्लिश की गई थी सेंट्रल गुड्स और सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 से, तो अभी ये खत्म हो गई है, ठीक है। अभी हम जान लेते हैं सीसीआई के बारे में। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है कि मार्केट में एक इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश किया जाए, और ये एक रेगुलेटिंग बॉडी है, ठीक है, जो कि आपको क्या करती है, मार्केट में इलीगल प्रैक्टिसेस और उनको रोकती है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये वर्क, इट इज़ एन स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी का आपको पता है मतलब क्या होता है, कि जो भी आपके क्या होते हैं, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। और ये कब बनी थी, 2003 में बनी थी। ये किसके अंडर वर्क करती है, तो ये वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर ये क्या करती है, वर्क करती है, ठीक है। इतना याद है, इतना याद करना बस, और ज़्यादा देखो नहीं पूछता है। सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, या फिर आपका एफकेट में तो इतना नहीं पूछे, एफकेट में तो फैक्चुअल आता है, ठीक है। तो आपको एनडीए और सीडीएस के हिसाब से, सीडीएस में भी एट मैक्स क्या पूछेगा कि कौन से मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा जब भी क्वेश्चन आएगा इससे। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है डिजिटल शक्ति 4.0। तो जो अभी डिजिटल शक्ति 4.0 है, ये बेसिकली एक नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा एक 4th फेज़ है किसका, डिजिटल शक्ति कैंपेन का, जो कि एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट है, जिसमें क्या करना है, डिजिटली एम्पावर करना है, और जो महिलाएं होती हैं या गर्ल्स होती हैं उनको साइबर स्पेस में क्या करना है, एम्पावर करना है, ठीक है। ये जो कैंपेन है ये लॉन्च किया गया था किसके किसके कोलैबोरेशन के साथ, मेटा और साइबर पीस फाउंडेशन। अब देखो मेटा के अंदर कौन आ जाता है, फेसबुक आ जाता है आपका, इंस्टाग्राम आ जाता है, इसके बाद जितने भी आपकी, ठीक है, ऑक्टोपस उनका जो, ठीक है, वीआर सर्विसेज जो भी होती हैं वो सब आ जाती हैं। बेसिकली क्या है, एफबी और इंस्टा का ही पेरेंट कंपनी बन चुकी है मेटा, ठीक है, जिसके फाउंडर कौन है, मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। चलो, अभी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में जान लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन क्या था, 1992 में ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी, ये आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, जबकि आपका नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये क्वेश्चन भी आता है कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है। तो आपका नेशनल, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, इतना याद रखना बच्चा, ठीक। अच्छा, इनकी जो फर्स्ट चेयरमैन कौन थी, फर्स्ट चेयरमैन नहीं है, चेयरपर्सन बोलो, ठीक है। फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थी, जयंती पटनायक। जयंती पटनायक वॉज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। अभी कौन है, ये रेखा शर्मा। अभी कौन है, रेखा शर्मा, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का यही काम है कि जो वुमेन होती है इंडिया में उनको प्रोटेक्ट करना, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ये आप देख रहे हो रॉकेट मिसाइल, ठीक है। अभी अच्छा बताओ, रॉकेट और मिसाइल में डिफरेंस क्या होता है, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं तो फिर हम इसको अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, ये क्या है, यूएस स्पेस एजेंसी ने अभी बेसिकली आर्टेमिस 1 नाम से एक रॉकेट मिशन लॉन्च किया, किसके लिए, मून के लिए, ठीक है। ये चंद्रमा पे इनका 21वीं सेंचुरी का पहला मिशन है, 21वीं सेंचुरी का इनका पहला मिशन है मून पे, ठीक है। जिसका मकसद क्या है कि एस्ट्रोनॉट्स को फिर से रिटर्न करना किस पे, मून पे, ठीक है। कहाँ से, फ्लोरिडा से लॉन्च हुआ था आर्टेमिस मिशन, नासा का फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिकल एंड साइंस, ठीक है। इसके बाद अपने इंडिया का कौन सा, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलोर, ठीक है, बेंगलोर है आपका इसरो का हेडक्वार्टर। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलो, अच्छा, इससे पहली बार कहाँ पे
पहली बार भी चंद्रमा पे कौन गया था, मून पे जो गया था वो गया था अमेरिका ही। फर्स्ट पर्सन टू गो टू स्पेस, एफकेट के लिए बहुत जरूरी है, ये याद रखना। फर्स्ट पर्सन टू स्पेस, फर्स्ट पर्सन टू स्पेस कौन थे? फर्स्ट पर्सन टू स्पेस थे मेजर यूरी गैगरिन, मेजर यूरी गैगरिन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन टू मून, मून वाला तो सबको पता होगा। मून पे पहली बार कौन गया था, मून पे पहला कदम किसने रखा था? तो वो आपका रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, ठीक है। फर्स्ट वुमेन टू स्पेस, फर्स्ट वुमेन टू स्पेस, फर्स्ट वुमेन टू स्पेस ये है आपकी वेलेंटिना टेरेस्कोवा, वेलेंटिना टेरेस्कोवा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एफकेट, ठीक है। एफकेट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर आप अग्निवीर का कोई दे रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट वुमेन टू गो टू फैक्चुअल जिसमें पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वुमेन टू गो टू स्पेस कौन है? वेलेंटिना टेरेस्कोवा। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो टू स्पेस, उससे पहले इंडियन वुमेन, फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी? कल्पना चावला। फर्स्ट इंडियन वुमेन थी कौन? फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी? कल्पना चावला, कल्पना चावला। ये कब गई थी? 1997, ठीक है। कौन सा? कोलंबिया स्पेस शटल से, कोलंबिया स्पेस शटल से, ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस ये कौन थे? विंग कमांडर, विंग कमांडर, विंग कमांडर राकेश शर्मा, राकेश शर्मा, ठीक है। कौन? विंग कमांडर राकेश शर्मा। ये क्या थे? फर्स्ट पर्सन। कब गए थे? फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस कौन थे? राकेश शर्मा, ठीक है। ये किस ईयर में गए थे? ये गए थे, ये आपके गए थे 1984 में, ठीक है, 1984 में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, उन्होंने स्पेस में 7 डेज़ के लगभग बताए थे, ठीक है। इंडिया के बास्केटबॉल के लीजेंड है अब्बास मुंतशिर, ठीक है। इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है, ठीक है। तो ही वॉज द फॉर्मर इंडिया बास्केटबॉल कैप्टन एंड ये अर्जुन अवार्डी भी है, ठीक है। अर्जुन अवार्डी भी इनका रिसेंटली क्या हुआ है, मुंबई में इनकी डेथ हो गई है। इसके अलावा फ्रीडम रन नाम से एक फिल्म भी इन पे नाम बनी है, ठीक है। चलो, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस इज बास्केटबॉल, ठीक है। बास्केटबॉल 5 प्लेयर्स होते हैं ईच टीम, ठीक है। बास्केटबॉल में 5 प्लेयर्स होते हैं एंड कुछ टर्म्स हैं बास्केटबॉल के जो जानना इंपॉर्टेंट होता है। देखो टर्म्स पूछता है एफकेट, ड्रिबल हो गया, ड्रिबलिंग, ड्रिबल हो गया, डंक हो गया, असिस्ट हो गया, असिस्ट हो गया, बाउंस, बाउंस हो गया, बाउंस हो गया। इसके बाद बाउंस पास हो गया, बाउंस पास हो गया। नेक्स्ट आपका चेस्ट पास हो गया, चेस्ट पास हो गया। इसके बाद आपका ब्लॉक हो गया, गार्ड हो गया। ये सब आपके क्या है? बास्केटबॉल के टर्म्स हैं, इनको भी क्या करना है? रिमेंबर रखना है, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा, इसको क्या पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसको पढ़ा जाएगा फ्री जूस, ठीक है। बेसिकली क्या फ्री जूस जो भी है आप याद रख लेना। इसको चूज़ किया गया है एज अ पेरिस ओलंपिक का मस्कट चूज़ किया गया है। ये कुछ इस तरीके के क्रिएचर्स होते हैं, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है। फ्रीजियंस, ठीक है। ये बेसिकली सिंबल क्या है? ये फ्रेंच रिपब्लिक का सिंबल है एंड ये अनवील्ड किया गया एज अ मस्कट फॉर, मस्कट क्या होता है? शुभांकर। 2024 पेरिस ओलंपिक का शुभांकर इसको बनाया गया। स्मॉल फ्रीजियन कैप्स विच रिप्रेजेंट अ स्ट्रॉन्ग सिंबल ऑफ लिबर्टी, इंक्लूसिविटी एंड एबिलिटी ऑफ पर्सन टू सपोर्ट ग्रेट एंड मीनिंगफुल कॉजेस। हाँ बस इतना ही है, याद रखो इतना, ठीक है। और ज़्यादा नहीं कि क्या है क्या कुछ है, आप इमेज याद रखना अपने माइंड में। फ्रीजियंस, फ्रीजीज, ठीक है, फ्रीजीज। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है देखो व्हाट इज रिटन हियर, यू कैन गो एज फार एज योर माइंड लेट्स यू, व्हाट यू बिलीव यू कैन अचीव। सो अगर आपने सोचा कि इस बार का आपका एफकेट क्लियर हो रहा है, इस बार आपका सीडीएस क्लियर हो रहा है, इस बार आपका एसएसबी क्लियर हो रहा है, तो वो आप अचीव कर लोगे। सबसे पहले ना माइंड को ओवर जीतो, ठीक है, माइंड को जीतो, हो जाएगा, ठीक है। सभी का हो जाता है, 1 अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट, या जो भी पहली बार कर रहे हैं बस फोकस्ड रहो और बढ़िया से हो जाता है, ठीक है। करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हाँ जरूर वीडियो को शेयर करें और भी अब आपके जो फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो आप इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ये आपका काम है, ठीक है। नेक्स्ट है पैडलर, ठीक है। शरद कमल बिकेम्स द फर्स्ट इंडियन प्लेयर इलेक्टेड टू ITFF। ITFF क्या होता है? ITFF का होता है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर है आपका लुशाने, लुशाने स्विट्ज़रलैंड में, लुशाने स्विट्ज़रलैंड में आपका क्या है? ITFF का हेडक्वार्टर है। तो बेसिकली क्या हुआ है, जो इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर हैं अचंत शरद कमल, ये पहले प्लेयर बने हैं जो कि इलेक्ट हो गए हैं इस कमीशन के लिए, ठीक है, एथलीट्स कमीशन। ये इस बोर्ड में के अभी मेंबर बन जाएंगे। नाउ ITFF एक गवर्निंग बॉडी है टेबल टेनिस की। इसका सेटअप कब हुआ था? 1926। देखो ये कोई यूज़ का नहीं है, ये कोई एग्जाम बहुत ही रेयरली होगा किसी एग्जाम में ये पूछे, बट हाँ ये पूछ सकता है कि हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है। अभी और इंपॉर्टेंट क्या होता है, कुछ इंडिया के जो टेनिस प्लेयर्स हैं, जैसे कि क्या हो गया, मनका बत्रा, ये वुमेन टेबल टेनिस प्लेयर है। इसके बाद आपका पैरालंपिक में आपका सिल्वर मेडल लाने के लिए, ठीक है, भावना पटेल पैरा, ठीक है, ये भी आपकी टेबल टेनिस प्लेयर है, पैरालंपिक में मेडल्स लाई थी। चलो इसके बाद हम लोग जान लेते हैं टेबल टेनिस में कुछ टर्म्स होते हैं, उनके बारे में जानना भी बेहद जरूरी है। पहला टर्म है आपका क्या? देखो टेबल टेनिस और टेनिस के जो टर्म्स होते हैं, टर्मिनोलॉजी होती है, वो लगभग सेम होती है, ठीक है। सर्व हो गया, रिसीव हो गया, स्ट्रोक हो गया,
स्ट्रोक हो गया, सर्विस हो गया, स्मैश हो गया, आपका फ्री हैंड हो गया। ये आपके क्या है, टेबल टेनिस के टर्म्स हो गए, ठीक है। इनको भी आपको क्या रखना है, रिमेंबर रखना है। ये आपके एफकेट के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके सीडीएस में अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा तो बेसिकली ये पूछा जाएगा कि विच इंडियन प्लेयर रिसेंटली इलेक्टेड टू द ITFF, या फिर आपका ITFF पूछेगा या पूरा फुल फॉर्म देगा, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल गीता महोत्सव। ये ऑर्गेनाइज हुआ है हरियाणा में, ठीक है। ये आपका कब से होगा, 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक चलेगा, कुरुक्षेत्र में ऑर्गेनाइज होने वाला है, ठीक है। इतना याद रखना है। इसका इंस्पिरेशन, इसका मकसद क्या है, जो इंटरनेशनल गीता महोत्सव है, गीता का जो महत्व है, जो श्रीमद् भगवद गीता है, पवित्र जो होली बुक है, उसको क्या करना है, जो वर्ल्ड पूरी दुनिया में उसकी जो हार्मनी और जो वर्ल्ड पीस के लिए जो मैसेज है उसको सेंड करना है, ठीक है। और आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है इसमें, ठीक है। कहाँ पे होने वाला, हरियाणा में, कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में, इंटरनेशनल गीता फेस्ट। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड हाईकोर्ट बेसिकली अभी क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है कहाँ पे, हल्द्वानी, नैनीताल से शिफ्ट कहाँ पे कर रहा है, हल्द्वानी में कर रहा है। और ये डिसीजन किसने लिया है, CM पुष्कर सिंह धामी। अब देखो हाईकोर्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये हाईकोर्ट में जज बनने की जो एलिजिबिलिटी होती है वो क्या रहती है, ठीक है। पहली बात तो 10 ईयर्स तक जज हो, ठीक है, जज हो किसी भी लोअर कोर्ट में, ठीक है, किसी भी लोअर कोर्ट में, या एक से ज़्यादा लोअर कोर्ट्स में जज हो 10 ईयर्स तक। इसके अलावा क्या हो, 10 ईयर्स तक आपका क्या हो, एडवोकेट हो हाईकोर्ट का, ठीक है। एडवोकेट हो किसका, हाईकोर्ट का। तो क्या होगा, वो आपका हाईकोर्ट का जज बनने लायक हो जाएगा। हाईकोर्ट की जज का जो टेन्योर होता है वो कितनी एज तक रहता है, 62 ईयर्स तक। 62 ईयर्स तक का टेन्योर रहता है हाईकोर्ट के जज का। वेयरएज जो आपका क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका जो टेन्योर होता है वो 65 ईयर्स तक रहता है, ठीक है। इतना याद रखना। अच्छा, हाईकोर्ट ये आपका जो उत्तराखंड स्टेट कब बना था, 2001 में, ठीक है। 2001 में उत्तर प्रदेश से काट अलग हो गया, ये आपका नया स्टेट बना था। नेक्स्ट है एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, इंडिया और US के बीच में स्पेशल फोर्सेज, ठीक है। इंडिया और US की जो स्पेशल फोर्सेज होती हैं उनका जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, 15 दिन 15 डे लॉन्ग मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि फोकस इस बार किस पे था, हाई एल्टीट्यूड और एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया। इसलिए एरिया कहाँ पे चुना गया, उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में हुई है। जिसमें क्या हुआ, US की जो 2nd ब्रिगेड है, ठीक है, उसके जो 11th एयरबोर्न डिवीजन है उसके सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया। वेयरएज जो असम रेजिमेंट के जो इंडियन सोल्जर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, युद्ध अभ्यास में। इसके अलावा कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज और होती हैं, जैसे कि USA के साथ ही एक होती है वज्र प्रहर, ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट आपकी किसके साथ होती है, इंडिया और नोमैडिक एलिफेंट होती है इंडिया और मंगोलिया के साथ, मंगोलिया, ठीक है। मंगोलिया क्या है, लैंडलॉक्ड कंट्री है, याद रखना है ये भी, ठीक है। मंगोलिया क्या है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। संप्रीति एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, इंडिया बांग्लादेश के बीच में होती है। इंडिया बांग्लादेश के बीच में कौन सी होती है, संप्रीति एक्सरसाइज। हैंड इन हैंड किसके बीच में होती है, इंडिया चाइना के बीच में, हैंड इन हैंड। नेक्स्ट आपका क्या होता है, आपको याद रखना है। और आपकी कौन सी एक्सरसाइज है, मित्र शक्ति एक्सरसाइज है, ये किसके बीच में होती है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट आपकी मैत्री नाम से एक एक्सरसाइज होती है, ये किसके बीच में होती है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है। चलो, अब ये क्वेश्चन मैं श्योर शॉर्ट करूँ, ये क्वेश्चन आने वाला है, जो भी आपका NDA का एग्जाम होगा या CDS का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाना वैलिड है। क्यों वैलिड है, क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ है, यूनाइटेड नेशन ने नवंबर 18 को डिक्लेयर किया है वर्ल्ड डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंड हीलिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज और वायलेंस। मतलब कि नवंबर 18 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द डे जब आप क्या करोगे कि प्रिवेंट करोगे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को, प्लस जो आपका जो बच्चों के साथ वायलेंस हो रहा है उसको प्रोटेक्शन या उनको हील करने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट, ठीक है, मार्केट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल आने वाला है, आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कह सकते हो, टीचर देता है एग्जाम से पहले ना। हम लोग जब छोटे थे तो एग्जाम से पहले पूछा जाता था ये सब कुछ इंपॉर्टेंट, तो सर हाँ ये लो बुक से मार दिया टिक, हाँ तो वही समझ लो, ठीक है। तो ये मैंने भी टिक मार दिया कि ये सवाल हायर चांसेस हैं इसके पूछे जाने के, ठीक है। क्योंकि UN ने सेंसस को क्या किया है, UN ने डिक्लेयर किया है कोई डे, ठीक है। UN का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1945 में UN एक बॉडी आई थी, ठीक है। और UN डे कब मनाया जाता है, UN डे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं करंट अफेयर्स वाली तो उसमें आप ये आंसर कर सकते हो, नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट बनी है अक्टूबर वाली, उसमें देख लो जाके, मिल जाएगा, ठीक है। अक्टूबर वाले में मिलेगा, नवंबर वाले में नहीं मिलेगा, ठीक है, देख लो जाके। नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ बीन ऑनर्ड विद द एक्सेलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग एक्सेल अवार्ड्स, ठीक है। बेसिकली क्या हुआ है, देखो इंडिया को रिसेंटली क्या है, इंडिया पहली एकमात्र ऐसी कंट्री बनी है, ठीक है, जिसको क्या मिला है, ये अवार्ड मिला है, कहाँ पर मिला है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फैमिली प्लानिंग। अब देखो फैमिली प्लानिंग क्या होता है, फैमिली प्लानिंग में ये होता है कि 2 से ज़्यादा बच्चे ना, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन जो होता है, ठीक है, प्रिवेंटिव मेथड होते हैं, कॉन्ट्रासेप्ट जो होते हैं उनका प्रॉपर यूज़ करना, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाना उनको, ठीक है, लोगों को सेक्स एजुकेशन के बारे में अवेयर करना, ठीक है, फैमिली प्लानिंग के बारे में अवेयर करना, फैमिली प्लानिंग के बारे में अवेयर करना, ठीक है। इसके अंदर क्या है, जो इंडिया ने काफ़ी, जैसे क्या हुआ, इंडिया में पहले जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं उनको सिर्फ 54% के अराउंड अप्रूव लोग यूज़ कर रहे थे, अभी वो बढ़ के हो गया अबाउट 70%, ठीक है। तो यही एफर्ट को
अप्रिशिएट करने के लिए इंडिया को ये रिसेंटली अवार्ड दिया गया है, एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022। ठीक है, याद रखना, सुंदर सा अवार्ड है ये, ऐसा दे देते हैं ट्रॉफी सी लग रही है, बढ़िया। ठीक है, बट स्टिल वी आर, अच्छा अभी रिपोर्ट्स भी यूएन की रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि बाई 2023 इंडिया बन जाएगा दुनिया का सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री। अभी कौन है? चाइना है। हम लोग चाइना को ओवरटेक करके मोस्ट पॉपुलस कंट्री भी बन जाएंगे, और दूसरे साइड से हमें ये अवार्ड भी मिला है। तो आई डाउट कि ये चीज़ें चलती कैसे ठीक है, बट हाँ वो सब बात की बात है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पे मिला था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फैमिली प्लानिंग, जो कि आपकी कहाँ पे हुई थी? थाईलैंड। अब आपको, ठीक है, थाईलैंड में हुई थी। थाईलैंड एक आपकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। ठीक है, याद रखना है, ये आपका पार्ट किसका भी है? आसियान का भी पार्ट है। ठीक है, आसियान का भी पार्ट है। आसियान के साथ हमारे अभी 30 ईयर्स हुए हैं, तो हमने 2022 को क्या किया है? पार्टनरशिप भी सेलिब्रेट किया, आसियान पार्टनरशिप भी सेलिब्रेट किया रिसेंटली ना। नेक्स्ट इज इंडिया लॉन्चेस ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ SCO 2023। SCO क्या होता है? SCO का सिंपल सा फुल फॉर्म है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और ये कब बनी थी? 2001 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? बीजिंग में। हेडक्वार्टर कहाँ है SCO का? बीजिंग, चाइना में। ठीक है, इंडिया इसका कब मेंबर बना? इंडिया और पाकिस्तान एक साथ मेंबर बने थे 2017 में। तो अगले साल क्या होने वाला है कि हमें इसका क्या करना है? होस्ट करना है। अभी देखो हम लोग G20 होस्ट करने वाले हैं। ठीक है, G20 ने हम लोग होस्ट करेंगे, और 1 दिसंबर को हम लोग क्या कर लेंगे? G20 का जो लीडरशिप होता है वो हम लोग अपने अंडर में आ जाएगी। अभी G20 कहाँ पे हुआ था? रिसेंटली जो G20 कंडक्ट हुआ ये आपका कहाँ पे हुआ था? बाली, इंडोनेशिया में। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर, अब देखो दीज थिंग्स विल प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मुलेटिंग आर स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल पॉलिसीज़ या फॉरेन पॉलिसीज़ को स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, जियोपॉलिटिकल स्टैंड में, जियोपॉलिटिकल स्टैंड जो है इंडिया का वो मजबूत करेगा। ये सब समिट्स, तो थीम और वेबसाइट लॉन्च किए। ठीक है, इंडिया बेसिकली क्या कर रहा है? रोटेटिंग जो प्रेसिडेंसी होती है, पहले थी किसके पास? उज्बेकिस्तान के पास। ठीक है, 2023 में किसके पास हो जाएगी? इंडिया के पास। तो हमने क्या किया? उज्बेकिस्तान से ये प्रेसिडेंसी अपने अंडर ले ली, अभी मिलेगी। ठीक है, रोटेटिंग बेस पे मिलेगी। ठीक, याद रखना है 2023 के लिए। 2022 के लिए तो इन्होंने किया था, हम लोग कब करेंगे? 2023 में। ठीक है, और थीम याद रखना है फॉर अ सिक्योर SCO। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब देखें कौन है ये। ठीक है, इज़ द वन मैन हु स्टैंड्स बिटवीन चाइना एंड तिब्बत। ठीक है, ये एक लौते ऐसे पर्सन है जो चाइना और तिब्बत के बीच में आज भी खड़े हुए हैं। ठीक है, दो चाइना ने तिब्बत को काफ़ी एक्वायर कर रखा है, बट ऑफिशियली नहीं है, क्योंकि तिब्बत की जो गवर्नमेंट इन एक्साइल है वो आज भी इंडिया से ऑपरेट हो रही है, चल रही है। ठीक, तो तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर है दलाई लामा, उनको ऑनर किया गया है गांधी मंडेला अवार्ड से। ठीक है, 14th जो दलाई लामा है उनको गांधी मंडेला अवार्ड से नवाजा गया। कहाँ पे मिला इनको? हिमाचल प्रदेश में दिया गया। गवर्नर कौन थे? विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है, ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है? सिंपल सी बात है, जो लेगेसीज़ है गांधी और मंडेला की, दोनों ही नॉन वायलेंस वाले थे, पीस। ठीक है, मंडेला को, जो नेल्सन मंडेला थे, इनको 1989 में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला है, वेयरस गांधी जी को नोबेल पीस प्राइज़ जैसा कुछ नहीं मिला। अच्छा, मंडेला के बारे में एक बात याद रखनी है, इनकी एक बहुत फेमस बुक है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, हिज पॉपुलर बुक। दो इन्होंने, देखो इनके लेटर्स भी थे, काफ़ी जेल में रहे थे ये, जब साउथ अफ्रीका को इन्होंने लिबरेट कराया था। ठीक है, जेल में भी रहे थे। ठीक है, तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी एक बहुत ही पॉपुलर बुक है। नेक्स्ट कम वर्ड ऑफ द ईयर 2022। होमर वर्ड को बेसिकली क्या किया है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया, और इस वर्ड का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली एक वर्डली गेम है, उससे डेराइव हुआ है। तो होमर वर्ड को ऑलमोस्ट सर्च किया गया है 75,000 टाइम्स फर्स्ट वीक ऑफ May 2022। अब देखो होमर का सिंपल सा मतलब होता है शॉर्ट फॉर होम रन। होम रन का क्या शॉर्ट फॉर्म होता है? होमर, जान लो आज भी। विच मीन्स अ पॉइंट इज सिक्योर्ड इन बेसबॉल। ठीक है, बेसबॉल में सिक्योर। अब बेसबॉल जो है आपका, ये आपका नेशनल गेम कहाँ का है? बेसबॉल आपका नेशनल गेम है। ठीक है, नेशनल गेम आपका काम है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नहीं पता तो मैं बताऊंगा। ठीक है, मैं पिन कर दूंगा कमेंट। ठीक है, बेसबॉल। ठीक है, चलो नेक्स्ट है फ्रेंका, देख लो इनको, और एक तुम भाई। ठीक है, अब इनको रिसेंटली क्या मिला? एक फ्रेंका माइम सुलेम योंग, इसलिए इनको यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज़ मिला है 2022 का। ठीक है, और ये किस लिए मिला है? प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस के लिए मिला है। ठीक है, इनका एक NGO, ये कैमरून से है। अब आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना? देखो कमेंट में बहुत कम लोग कमेंट्स करते हो, देखते लोग ज़्यादा हो। ठीक है, कमेंट में ये आंसर क्या करो, दैट विल हेल्प यू रिवाइज थिंग्स। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें नई नई सर्च खुद से करोगे। ठीक है, तो ये एक अफ्रीकन कंट्री है कैमरून से ये बिलोंग करती हैं फ्रेंका में सुलेम योंग। ठीक है, ये जो प्राइज़ है, देखो कुछ इंडियन से नाम नहीं लग रहा, मदनजीत सिंह। ठीक है, ये तो अपने यहाँ का होता है। तो ये बेसिकली क्या है? ये फॉर्मर इंडियन आर्टिस्ट, राइटर, डिप्लोमेट मंजीत सिंह, जो कि यूनेस्को के गुडविल एम्बेसडर रहे थे 2000। ठीक है, ये बेसिकली इस टाइम तक जिए थे। ठीक है, तो उनके नाम पे ये अवार्ड है। नेक्स्ट है PM मोदी इनॉग्रेट्स अरुणाचल फर्स्ट ग्रीनफील्ड। देखो दो तरीके के एयरपोर्ट होते हैं, ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड क्या होते हैं? जो बिल्कुल क्या होते हैं? न्यूली कंस्ट्रक्टेड होते हैं। ठीक है, एकदम नई जगह से नया वो
सब नई ज़मीन ली अक्वायर की, उसके बाद नया पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना। वेरएज़ दूसरे क्या होते हैं, ब्राउन फील्ड होते हैं। ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट क्या होते हैं, ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट वो होते हैं जिनका क्या है, पहले से वहाँ पे कोई एयरपोर्ट है, बस उसमें क्या किया गया है, ब्राउन फील्ड में क्या होता है, रेनोवेशन हो जाता है, रेनोवेशन हो जाता है, उसको क्या बोल देते हैं, ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड होते हैं बिल्कुल से नया, ठीक है, बिल्कुल से नया फ्रेश बना है, ठीक है। तो इसका जो फाउंडेशन स्टोन था वो 2019 में बनाया गया था। आई डोंट नो इसको कैसे करेंगे प्रोनाउंस, डोनी पोलो एयरपोर्ट, ठीक है। इसके अलावा कामिंग हाइड्रो पावर स्टेशन भी इनॉग्रेट हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। तो ये बन जाएगा तीसरा एयरपोर्ट आपका अरुणाचल का। इसके अलावा आपका तेजू एयरपोर्ट पहले से है अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद आपका दूसरा कौन सा एयरपोर्ट, पासीघाट, ठीक है, पासीघाट। अब देखो ये नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एयरपोर्ट्स का बिल्ड होना, ठीक है, याद रखना ये। नेक्स्ट है INS त्रिखंड ने बेसिकली अभी क्या हुआ है, सी सॉल्ट 2 नाम से काउंटर टेररिज्म और एंटी नार्कोटिक्स ड्रिल हुई है, उसमें पार्टिसिपेट किया ये आप देख सकते हो, ठीक है। INS त्रिखंड है, ठीक है। कहाँ पे हुई थी, अरेबियन सी में हुई थी, ठीक है। ये बेसिकली क्या स्मगलिंग वगैरह को रोकने के लिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी 13th बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है नसीम अल बहार। ये किसके साथ हुई, इंडिया और ओमान की। इंडिया और ओमान एक और एक्सरसाइज करते हैं नसीम अल बहार। इसके अलावा जो आर्मीज़ होती हैं, ठीक है, इंडिया और ओमान एक और एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है अल नागा, ठीक है। इंडिया और ओमान की एक एक्सरसाइज है। इसके अलावा आपको याद रखना है खंजर किसके साथ होते हैं, किर्गिस्तान के साथ होते हैं, नेक्स्ट प्रबल दोस्तक आपकी जो एक्सरसाइज है किसके साथ होती है, कजाकिस्तान के साथ होती है, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। धर्मा गार्डियन हो गया, मलाबार हो गया, धर्मा गार्डियन हो गया किसके साथ है, धर्मा गार्डियन जो मिलिट्री एक्सरसाइज है जापान के साथ, ठीक है, जापान के साथ। सूर्यकिरण हो गया नेपाल के साथ, सूर्यकिरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इंडिया के वालों के लिए बहुत मजे है, ऐसे पूछता है बहुत सिंपल से सवाल, ठीक है, और हम लोग इससे डरते हैं GS से। सिम्बैक्स एक्सरसाइज है, एक सवाल लगभग इसमें रहता है, ठीक है। सिम्बैक्स किसका है, सिंगापुर, इंडिया और सिंगापुर। कॉर्पेट एक्सरसाइज होती है इंडिया और थाईलैंड के बीच में, कॉर्पेट, ठीक है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में कॉर्पेट एक्सरसाइज होती है। चलो ओमान की कैपिटल जानो, मस्कट बताई दी थी पहले। नेक्स्ट 22nd फीफा वर्ल्ड कप हो गया है कतर में स्टार्ट, बता दिया था पहले से। तो ये पहला ऐसा टाइम है कि किसी अरब कंट्री में होगा, ठीक है, पहली बार ऐसा है कि कोई किसी अरब कंट्री में हो रहा है। अच्छा खासा विनिंग प्राइस है 344 करोड़, ठीक है। तो ऑफिशियल मोटो आपको याद रखना है लाइव, ठीक है। ऑफिशियल मोटो क्या है, लाइव है, ये आप देख सकते हो, ये क्या है, ऑफिशियल मोटो है। ये आप जो देख रहे हो ना, ये आपका ऑफिशियल मोटो है, ये आपका ऑफिशियल मोटो है किसका, फीफा वर्ल्ड कप का ऑफिशियल मोटो है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, लाइव का मतलब होता है ये आपका देखो कैफिए जो एक ट्रेडिशनल जो सर पे पहनने वाला कपड़ा होता है, ठीक है, उसको दिखा रहा है। एंड इसके अलावा जो फुटबॉल यूज हो रही है उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, अल रहला। इसका मतलब क्या होता है, जर्नी, ठीक है, अल रहला। नेक्स्ट है आपका न्यूजीलैंड की एक कोर्ट ने क्या किया है, वोटिंग एज को 18 जो वोटिंग एज होती है 18 साल उसको डिस्क्रिमिनेटरी माना है, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट फाउंड द करंट वोटिंग एज ऑफ 18 इनकंसिस्टेंट विद कंट्रीज बिल ऑफ राइट। बिल ऑफ राइट क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है। इंडिया में इनको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि 16 साल की उम्र होनी चाहिए। अब इंडिया में क्या होता था पहले, जो था जब हम आज़ाद हुए थे तब 21 ईयर्स क्या थी वोटिंग एज थी, इसको घटा के कितना कर दिया था, 18 ईयर्स कर दिया गया था। तब 1989 में आपका 61st अमेंडमेंट से आपकी 21 साल से 18 साल इंडिया में कर दी गई थी, ठीक है, याद रखना। ये न्यूजीलैंड की रिसेंटली कोर्ट ने कहा कि इसको हमें क्या करना चाहिए, 18 से 16 करना चाहिए। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड फिशरीज डे आप देख सकते हो 21 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इनकी बेसिकली क्या है, जो मरीन इकोसिस्टम या फिशरी इकोसिस्टम उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट है कर्नाटका इज हाईएस्ट इंस्टॉल्ड ग्रिड इंटरएक्टिव रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी, ठीक है। अभी एक रिपोर्ट आई थी आरबीआई की जो एक रिपोर्ट आई थी हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट, तो उसमें ये खुलासा हुआ है, ये बताया गया कि कर्नाटका इज द हाईएस्ट इंस्टॉल्ड ग्रिड इंटरएक्टिव रिन्यूएबल पावर। देखो रिन्यूएबल पावर्स में आपको कौन कौन सी होती है, रिन्यूएबल्स पावर वो होती है जो आपकी रिन्यू हो सकती है एनर्जी, जैसे कि आपकी न्यूक्लियर, ठीक है, इसके आपका विंड, सोलर, ठीक है, ये सब आपकी रिन्यूएबल पावर्स में आ जाती हैं। सेकंड आपका क्या, तमिलनाडु है सेकंड पे, थर्ड पे आपका गुजरात है एनर्जी जनरेशन में, फोर्थ है महाराष्ट्र। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट नो, ये थोड़ा सा वन ऑफ माय फेवरेट। अगर देखो आपने कभी भी F1 देखा होगा तो इनको आप पहचानते होगे, ठीक है। ये एक जर्मन ड्राइवर है सेबेस्टियन वेटेल, मेरे भी फेवरेट रहे काफ़ी टाइम पे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कंटिन्यू F1 में जीते थे जब ये रेड बुल के लिए खेला करते थे, ठीक है, रेड बुल टीम में थे। तो रिसेंटली इन्होंने क्या बोला, टाटा बाय बाय बोल दिया, F1 को टाटा बाय बाय, ठीक है। अभी देखो 2 नाम चल रहा है F1 में, एक कौन आप देखोगे, लुइस हैमिल्टन और, ठीक है, बेसिकली लुइस हैमिल्टन ही चल रहे हैं, ठीक है। तो सेबेस्टियन वेटेल जो एक जर्मन ड्राइवर है, इन्होंने F1 को क्या बोल दिया, अलविदा बोल दिया, टाटा बाय बाय बोल दिया, याद रखना है, ठीक है। रेड बुल के साथ खेलते हुए ये कंटिन्यू 2010 से 2013 तक चैंपियंस रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है एज यू कैन सी यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर रिसेंटली लॉन्च्ड 53 आवर चैलेंज, ठीक है। तो इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल हो रहा था,
इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल हो रहा था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, जो इंडिया के ब्रॉडकास्टिंग यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने इनोग्रेट किया था 53 आवर्स चैलेंज। जिसमें क्या हुआ था, क्या करना था कि जो भी इंडिया के 75 क्रिएटिव माइंड्स हैं उनको एक शॉर्ट फिल्म शूट करनी है जो कि क्या हो, ऑन देयर आइडिया ऑफ इंडिया एट 100, मतलब कि इंडिया 100 साल में कैसा होगा। अभी तो 75 साल हुए हैं, 100 साल में इंडिया कैसा होगा, ठीक है। इस पर एक शॉर्ट फिल्म बनानी थी 53 घंटे के अंदर। तो ये था। नेक्स्ट है, यू कैन सी, ये कौन है, मनिका बत्रा। तो मनिका बत्रा रिसेंटली बनी है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मेडल एट एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट, ठीक है। मनिका बत्रा ने हराया किसको, वर्ल्ड नंबर 6 हिना हयाता को, जापान की। और ये कौन सा मेडल जीती है, वुमेन्स सिंगल टेबल टेनिस में ब्रॉन्ज मेडल जीती है, जो कि कहाँ पे होती है, प्रतियोगिता बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद चलना है। नेक्स्ट है मणिपुर में अभी एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है जिसको बोला जा रहा है, और ये कोविड के बाद से सेलिब्रेट हो रहा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपसे पूछ लिया जाए। मणिपुर सेंगाई फेस्टिवल 2022 फेस्टिवल ऑफ बननेस, ये इस बार की थीम है। थीम भी आपको याद रखनी है, इनकेस पूछ दिया जाए, इसलिए आपसे ये पूछा जाएगा कि मणिपुर में जो सेंगाई फेस्टिवल है या फिर जो सेंगाई फेस्टिवल है वो कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, ठीक है। ये मणिपुर में होता है। और सेंगाई एक आपका डियर होता है, ये आप देख रहे हो ना, एक मिनट, लेट मी मूव दिस। ये आप कुछ ऐसे देख रहे हो ना, ये इस तरीके से जो बना हुआ है, ठीक है। ये आपका डियर का हेड दिख रहा है, तो ये आपका डियर है। तो ये सेंगाई क्या है, स्टेट एनिमल है मणिपुर का, इसी के नाम पे सेलिब्रेट किया जा रहा है ये फेस्टिवल। और इस फेस्टिवल का मकसद क्या है, टू अट्रैक्ट टूरिस्ट टू द मणिपुर। कमेंट बॉक्स में बताना मणिपुर की कैपिटल क्या है, ठीक है। अगर आपको पता नहीं पता तो बहुत बढ़िया, पता करेंगे साथ में मिलके, वीडियोस आएंगी इसके बारे में भी। सो चलिए, ये शायद हम लोग क्लास के एंड तक आ गए। अभी तक आपने वीडियो देखा है तो थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक इट शेयर विद योर फ्रेंड्स। नाउ जाते जाते एज ऑलवेज ये आपको बताना है कौन सा फाइटर जेट है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसके बारे में जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक इट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड PDF के लिए आपको अबाउट सेक्शन में जाना है, वहाँ पे हमारा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, उसमें से आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को। और फटाफट से आपको ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, CDS NDA एंड FCAT CAPF जैसे एग्जामिनेशंस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।